नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, वो है मोशन इन फ्लूइड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्लूइड मोशन की या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की, तो सबसे पहले हमने अब तक क्या पढ़ा, फ्लूइड का प्रॉपर्टीज पढ़ा बेसिकली। फिर उसके बाद हमने प्रेशर टॉपिक निकाला, पूरा प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया सरफेस टेंशन क्या होता है, उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़े। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक जो है फ्लूइड इन मोशन। ये जो पहले दो टॉपिक थे, प्रेशर की बात करो या फिर सरफेस टेंशन की, ये क्या थे बच्चा लोग, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड के बारे में बात कर रहे थे। हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड क्यों? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड क्या था, वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। मतलब जो भी हमने प्रेशर के रिलेटेड टॉपिक पढ़े या सरफेस टेंशन के टॉपिक पढ़े, उसमें फ्लूइड क्या था, रेस्ट पे था। अब फ्लूइड कहाँ है, मोशन में है। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोडायनामिक। हमने हाइड्रोस्टैटिक पढ़ लिया, बोले तो फ्लूइड एट रेस्ट। अब पढ़ेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, सो व्हाट इज हाइड्रोडायनामिक? The branch of physics which deals with the study of fluid in motion। So एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, इज कॉल्ड एज हाइड्रोडायनामिक। वो स्टैटिक था, ये डायनामिक। ठीक है, अब हाइड्रोडायनामिक समझने के लिए हमको फ्लूइड्स के कुछ टर्म्स समझने होंगे। ठीक है, तो फ्लूइड के टर्म समझने के लिए भी मैं एक डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, इस डायग्राम में कौन सी चीज क्या है, ये जो लाइंस है इसको बोला जाता है फ्लो लाइन। ठीक है, इसका एरिया डीए, और ये जो ट्यूब है इसको बोला जाता है फ्लो ट्यूब। तो अब हम हाइड्रोडायनामिक समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट स्टेडी फ्लो। ये टर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्टेडी फ्लो। See, when I talk about steady flow एक ऐसा फ्लो है जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज जैसे कि प्रेशर और वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और आई विल से दैट स्टेडी फ्लो इज द फ्लो इन विच द मेजरेबल फ्लूइड प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर और वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट ओवर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, और इट डज नॉट चेंज विथ टाइम। सो आई विल राइट हियर the flow in which the fluid properties such as pressure or velocity does not change with time is called as स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो में फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो होती है जैसे कि प्रेशर हो गया या फिर वेलोसिटी हो गया, ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती है। ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो। नाउ नेक्स्ट इज फ्लो लाइन। अभी आपको दिख रहा है ये एक लाइन जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, फ्लो लाइन बोलते हैं। तो व्हाट इज फ्लो लाइन? फ्लो लाइन इज नथिंग बट द इंडिविजुअल पाथ ऑफ एवरी पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड। अब कोई फ्लूइड मूव हो रहा है, क्योंकि हम मोशन इन फ्लूइड की बात कर रहे हैं ना, फ्लूइड मोशन की बात कर रहे हैं। तो अगर फ्लूइड मोशन में है तो हर फ्लूइड का पार्टिकल मूव करेगा, तो उसका जो इंडिविजुअल पार्टिकल का जो पाथ होता है उसको क्या बोला जाता है, फ्लो लाइन। सो इट इज
the individual path of the particle moving in the fluid. So what it is? Individual part of the particle. बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं. फ्लूइड फ्लो हो रहा है मतलब बहुत सारे पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं. तो हर पार्टिकल की अपनी क्या रहेगी? पाथ रहेगी. जो पाथ होती है इंडिविजुअल पार्टिकल की, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फ्लो लाइन. ठीक है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्ट्रीम लाइन. नाउ स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइन थोड़ा अलग है. स्ट्रीम लाइन में लिखता हूं, it is the curve, the tangent to which at any point in the fluid is in the direction of the velocity of the fluid at that point. मतलब बेसिकली स्ट्रीम लाइन क्या है बच्चे लोग? स्ट्रीम लाइन जो होते हैं ना, कर्व लाइन होते हैं. अगर उस कर्व को मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट निकालूं तो वो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देते हैं? उस फ्लो की वेलोसिटी की डायरेक्शन देते हैं. दैट पार्ट और दैट लाइन्स आर नथिंग बट स्ट्रीम लाइन. अच्छा, अगर फ्लो स्टेडी है ना, तो स्टेडी फ्लो के लिए फ्लो लाइन और स्ट्रीम लाइन सेम होते हैं. फॉर स्टेडी फ्लो, फ्लो लाइन एंड स्ट्रीम लाइन आर आइडेंटिकल. ठीक है. अब बचता है फ्लो ट्यूब. अब ये फ्लो ट्यूब क्या है? अब देखोगे तो फ्लो ट्यूब कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी ट्यूब है जो बाउंडेड बाय अ बाउंड्री. किसका ट्यूब है इमेजिनरी ट्यूब? फ्लो लाइन का ट्यूब है जो एक इमेजिनरी बाउंड्री से क्या है? बाउंड किया गया है. ठीक है. सो इट इज एन imaginary tube of the flow line bounded with the imaginary boundary. ठीक है. अब हर फ्लूइड का अपना अपना क्या होता है? एक फ्लूइड क्या बोलते हैं? फ्लो ट्यूब होता है. अगर दो अलग अलग एडजेसेंट फ्लो ट्यूब है तो उनके फ्लूइड कभी मिक्स नहीं होते. द फ्लूइड इन एडजेसेंट फ्लो ट्यूब डज नॉट मिक्स. ठीक है. तो ये कुछ डेफिनेशन है बच्चे लोग, बहुत सिंपल है. स्टेडी फ्लो मतलब कोई भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी जैसे कि प्रेशर या वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती है, तो ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो. फ्लो लाइन अब पता है फ्लूइड मोशन में है, तो फ्लूइड मोशन में तो फ्लूइड के हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ मोशन होगा, तो उसका जो पाथ होता है इंडिविजुअल पाथ ऑफ द पार्टिकल इन मूविंग इन द फ्लूइड इज नथिंग बट फ्लो लाइन. स्ट्रीम लाइन भी फ्लो लाइन की तरह ही होता है. इट इज द कर्व टू द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट. एक कर्व लाइन होती है, उसको अगर टेंजेंट बनाता है किसी भी पॉइंट पे तो वो क्या देता है? वेलोसिटी देता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देता है उस पॉइंट का. अगर फ्लो स्टेडी है तो उसके लिए स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइन हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं. नेक्स्ट फ्लो ट्यूब. फ्लो ट्यूब की बात करता हूं तो अगेन इट इज एन इमेजिनरी ट्यूब ऑफ फ्लो लाइन. ये फ्लो लाइन का एक इमेजिनरी ट्यूब है बाउंडेड बाय द इमेजिनरी बाउंड्री. ठीक है. अगर दो फ्लो ट्यूब है उसके अंदर अलग अलग फ्लूइड है तो वो कभी भी एडजेसेंट फ्लो ट्यूब हो गए तो भी कभी फ्लूइड उनका मिक्स नहीं होगा. I mean to say if there are two adjacent flow tube, then the fluid in both will never mix. ठीक है. तो ये जो है ये कुछ डेफिनेशंस हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं.
नेक्स्ट डेफिनेशन इज लैमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगला जो टॉपिक है लैमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अब ये लैमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? देखो, अगर ये फ्लूइड यहां से फ्लो हो रहा है तो लैमिनार में क्या होता है या स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, हर फ्लूइड पार्टिकल का अपना एक वेल डिफाइंड पाथ होता है जिसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसमें फ्लूइड जो है एडजेसेंट लेयर के साथ स्मूथ फ्लो होता है विथ अ वेलोसिटी लेस देन अ सर्टेन लिमिटिंग वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। यहां पे फ्लूइड कैसे फ्लो होता है, स्मूथ पैसेज ऑफ फ्लो होता है फ्लूइड का विथ रिस्पेक्ट टू द एडजेसेंट फ्लो, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूं, द स्मूथ फ्लो of the fluid with velocity less than the limiting velocity called as critical velocity। इसमें क्या बोला मैंने, जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, और इसकी वेलोसिटी कैसी होती है, लेस देन लिमिटिंग वेलोसिटी। उस लिमिटिंग वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। अब जब मैं इसकी बात करता हूं लैमिनार फ्लो की, तो लैमिनार फ्लो में हर पार्टिकल की अपनी एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। इन स्ट्रीमलाइन फ्लो एवरी पार्टिकल moves in a well-defined path with constant velocity। एक वेल डिफाइंड पाथ के साथ मूव करते हैं विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन में ये जो लाइन होती है इसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, और कभी भी दो स्ट्रीमलाइन एडजेसेंट स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। द एडजेसेंट streamlines never intersect each other। तो ये जो हमने पढ़ा है किसके बारे में पढ़ा, लैमिनार या फिर स्ट्रीमलाइन के बारे में पढ़ा। दूसरा तरीके का फ्लो होता है बच्चा लोग जिसको बोला जाता है टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो में जो फ्लूइड पार्टिकल होते हैं वो वेल डिफाइंड पाथ में नहीं होते, इरेगुलर डायरेक्शन, इरेगुलर फ्लो होता है, स्मूथ फ्लो नहीं होता है। स्ट्रीमलाइन में क्या था, फ्लो स्मूथ था, इसमें फ्लो स्मूथ नहीं होता है। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी लेस देन लिमिटिंग वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम थी, बराबर है। यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होती है। सो हियर आई विल राइट the flow of the fluid is irregular with the velocity greater than the limiting velocity called as क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इसमें फ्लूइड का फ्लो क्या होता है, इरेगुलर होता है, और वेलोसिटी ग्रेटर देन लिमिटिंग वेलोसिटी होती है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। यहां पे जो पार्टिकल है वो वेल डिफाइंड पार्ट में नहीं, वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। द पार्टिकल्स इन दिस फ्लो इंटरसेक्ट्स विथ ईच अदर, ठीक है। तो ये जो है लैमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात की और टर्बुलेंट फ्लो की बात की। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे कि हमने स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो देख लिया अभी, नाउ विल टॉक अबाउट क्रिटिकल वेलोसिटी
and Reynolds number. The next topic is critical velocity and Reynolds number. देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो में मैंने बोला कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में स्मूथ फ्लो है, ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल का, बट विथ अ वेलोसिटी लेस देन लिमिटिंग वेलोसिटी. दैट लिमिटिंग वेलोसिटी वी कॉल इट एज क्रिटिकल वेलोसिटी. और टर्बुलेंट में बोला कि इर्रेगुलर फ्लो है बट विथ वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी. राइट, तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है भाई? क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसमें जो फ्लूइड है स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, फ्लूइड गेट कन्वर्टेड फ्रॉम स्ट्रीमलाइन फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो एट दैट वेलोसिटी. दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. सो व्हेन आई से क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी? द वेलोसिटी at which the fluid becomes turbulent from streamline is called as critical velocity. ऐसी वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, है ना. जैसे कि हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो देखा, तो स्ट्रीमलाइन में क्या बोला बच्चा लोग कि फ्लूइड जो है सर्टेन वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहा है बट दैट वेलोसिटी इज लेस देन लिमिटिंग वैल्यू. उस लिमिटिंग को हमने क्या बोला? क्रिटिकल बोला. ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन में लिमिटिंग से कम मतलब क्रिटिकल से कम फ्लो था और टर्बुलेंट में क्रिटिकल से ज्यादा. तो अल्टीमेटली ये जो क्रिटिकल है ये क्या कर रही है? इंटरफेस का काम कर रही है. किसके बीच में? स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट के बीच में. क्रिटिकल से कम तो स्ट्रीमलाइन, क्रिटिकल से ज्यादा तो टर्बुलेंट. क्रिटिकल वेलोसिटी बोला तो द वेलोसिटी एट विच द फ्लूइड बिकम्स टर्बुलेंट फ्रॉम स्ट्रीमलाइन इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. ये भी क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी से दिया जाता है. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर. अब रेनॉल्ड्स नंबर समझने के लिए, ठीक है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम ही रेनॉल्ड्स है, ठीक है, उसने क्या किया? क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन दिया. द साइंटिस्ट ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स gave the equation of critical वेलोसिटी. अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था? ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन है Vc इज इक्वल टू Rn इंटू ईटा अपॉन ρd. ये इक्वेशन था क्रिटिकल वेलोसिटी का. ठीक है, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी का ये इक्वेशन है तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? यहां से मुझे रेनॉल्ड्स नंबर का इक्वेशन मिल जाएगा. तो क्या बनेगा रेनॉल्ड्स नंबर का इक्वेशन? वेयर, पहले तो मैं टर्मिनोलॉजी लिख देता हूं, वेयर Vc इज क्रिटिकल वेलोसिटी, Rn इज रेनॉल्ड्स नंबर, rho is density of fluid, and then d is diameter of pipe. ठीक है, तो अब इस इक्वेशन से रेनॉल्ड्स नंबर चाहिए, Rn चाहिए, तो Vc एज इट इज रो डी हो जाएगा और नीचे जो है ये ईटा मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, कोई तकलीफ इसमें? तो ये जो है ये मेरा क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर का इक्वेशन है. अब रेनॉल्ड्स नंबर जो है ना बच्चा लोग एक मैथमेटिकल प्योर नंबर है. इट इज अ प्योर नंबर. एक नंबर है ये, इसका कोई यूनिट नहीं है. इट हैज नो यूनिट. ठीक है, नो यूनिट एंड डायमेंशन. अब रेनॉल्ड्स नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है फ्लो के नेचर को पहचानने के लिए. ठीक है, सो इफ रेनॉल्ड्स नंबर
इज लेस देन 1000, अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 है बच्चा लोग, देन द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। तो फ्लो कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन होता है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बोलो या लैमिनार बोलो। नेक्स्ट, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000, अगर ये 2000 से ज्यादा है, देन द फ्लो इज टर्बुलेंट। तो फ्लो क्या हो जाता है? टर्बुलेंट बन जाता है। ठीक है, 1000 से कम तो स्ट्रीमलाइन, 2000 से ज्यादा तो टर्बुलेंट। ठीक है, और अगर 1000 और 2000 के बीच में रहा तो 1000 और 2000 के बीच में रहा तो फ्लो होता है अनस्टेडी। ठीक है, सो इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज इन बिटवीन 1000 and 2000, then the flow is unsteady। अनस्टेडी भी बोल सकते हैं, अनस्टेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। क्रिटिकल वेलोसिटी बोला तो बच्चा लोग वो वेलोसिटी जिस पे आपका जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है टर्बुलेंट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और रेनॉल्ड्स, ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स साइंटिस्ट का नाम है, इसने क्या किया? क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन दिया, Vc इज इक्वल टू Rn ईटा अपॉन रो डी, वेयर Vc इज क्रिटिकल वेलोसिटी, Rn इज रेनॉल्ड्स नंबर, रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड d इज द डायमीटर। तो अगर मैं इसको अरेंज करूं तो ये क्या होता है? Rn इज इक्वल टू Vc रो d अपॉन ईटा। ईटा जो है ये मैंने लिखा नहीं, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहां पे लिख देता हूं, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, एवरीथिंग इज नाउ नोन टू अस। ये जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, इट इज अ प्योर नंबर, इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 है तो फ्लो क्या है? स्ट्रीमलाइन। अगर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2000 है तो फ्लो इज टर्बुलेंट, एंड इफ इट इज इन बिटवीन 1000 एंड 2000 देन द फ्लो इज अनस्टेडी। ठीक है, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में हमने जान लिया। नाउ नेक्स्ट we'll talk about viscosity। Now see, what is viscosity? अब विस्कोसिटी की बात करते हैं। विस्कोसिटी को अगर मैं सिंगल वर्ड में डिफाइन करूं तो क्या होता है? विस्कोसिटी थिकनेस, दैट इज गाढ़ापन। ठीक है, जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे थे तभी भी बताया था कि अगर फ्लूइड पोर कर दो फ्लोर पे, जैसे कि वाटर, तो इजीली क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। लेकिन हनी या सिरप को पोर करो तो वो फ्लो नहीं होगा, इट विल फ्लो विथ रिलेटिवली लेसर स्पीड। सही है, तो ऐसा क्यों होता है और क्या होता है विस्कोसिटी? सी, सबसे पहले चीज आपको ये समझना है कि जब मैं लिक्विड पोर कर रहा हूं फ्लोर पे, तो लिक्विड के क्या होते हैं? बहुत सारे लेयर्स होते हैं। बॉटम लेयर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, ये सबका सब क्या है? एक ही लिक्विड के बहुत सारे लेयर्स है। सही है, बॉटम लेयर को मैं P बोल देता हूं, टॉप लेयर को मैं Q बोल देता हूं। नाउ बॉटम लेयर P है, ऊपर वाला लेयर क्या है? अपना Q है। ये सबका सब क्या है बच्चा लोग? एक ही फ्लूइड लेयर, एक ही फ्लूइड का हिस्सा है। मतलब मैंने फ्लूइड पोर कर दिया, मुझे दिख रहा है वो बढ़ रहा है आगे, एक ही लेयर दिख रहा है, बट उसके अंदर क्या होते हैं? मल्टीपल लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो बॉटम लेयर मैंने P बोल दिया, टॉप लेयर Q बोल दिया। अब है क्या? बॉटम लेयर जो है ना बच्चे लोग, उसको क्या प्रॉब्लम होती है और टॉप लेयर को क्या एडवांटेज मिलता है, ये अभी हम देखते हैं। बॉटम लेयर सरफेस पे होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ सरफेस इट हैज फ्रिक्शन टू ओवरकम। उसको क्या होता है? फ्रिक्शन मिलता है सरफेस पे, बिकॉज सरफेस इज गोइंग टू बी रफ।
तो बॉटम लेयर को फ्रिक्शन है। इसके अलावा बॉटम लेयर के ऊपर अलग अलग लेयर्स, बाकी जो लेयर्स है उसका वेट भी है, ठीक है। सो बॉटम लेयर पे फ्रिक्शन है और बाकी लेयर्स का वेट है, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अगर मैं टॉप लेयर की बात करूं तो टॉप लेयर पे क्या है, टॉप लेयर पे जो टॉप लेयर है उसके ऊपर कोई लेयर नहीं है तो उसका किसी का वेट नहीं है, और उसके नीचे लिक्विड की कोई एक लेयर है तो उसको फ्रिक्शन भी नहीं है। सो बॉटम लेयर पे क्या है, फ्रिक्शन भी है सरफेस का और दूसरे लेयर्स का वेट भी है। टॉप लेयर पे ना फ्रिक्शन है ना वेट है, तो बॉटम लेयर पे तकलीफ है इसलिए उसकी वेलोसिटी कम है, और टॉप लेयर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना फ्रिक्शन है ना वेट, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इफ आई से बॉटम लेयर इज हैविंग अ वेलोसिटी v, तो टॉप की लेयर की वेलोसिटी v से ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा, लेट्स से d। सही है, तो है तो ये एक ही लेयर का हिस्सा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने लिक्विड पोर किया, मुझे दिख रहा है एक ही लिक्विड फ्लो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, उसके अंदर भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जो सरफेस पे लेयर होगा that has to overcome friction of the surface as well as it has to bear the weight of the other layers, whereas the top layer की अगर मैं बात करूं तो उसको किसी का वेट नहीं है, ठीक है, ना ही उसको किसी का फ्रिक्शन है। ओके, सो बॉटम लेयर नो प्रॉब्लम, वेट एज वेल एज फ्रिक्शन। टॉप लेयर नो प्रॉब्लम, नो वेट नो फ्रिक्शन। तो बॉटम से टॉप का वेलोसिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो बॉटम का वेलोसिटी v, तो टॉप का वेलोसिटी v प्लस dv। सही है। नाउ अब मान लो मैं दो जन को रनिंग के लिए सेलेक्ट करता हूं, दो स्टूडेंट को, एक अच्छा है भागने में, फास्ट दौड़ता है, और एक स्लो। इफ आई मेक अ रेस बिटवीन देम, एक फास्ट रनर और एक स्लो रनर अलग अलग, तो ऑब्वियसली सबको पता है फास्ट रनर जीत जाएगा, स्लो रनर हार जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस रेस को मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करूं, फास्ट और स्लो रनर को एक एक हाथ एक दूसरे के हाथ में बांध दूं और मैं बोलो भागो, तो अब होगा क्या, जो फास्ट रनर है वो स्लो वाले को खींचेगा, भगाएगा अपने साथ, वेरएस जो स्लो वाला है वो फास्ट वाले को स्लो करने की कोशिश करेगी। सही है, क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है और दोनों अभी एक दूसरे के साथ बंधे हुए। तो ऐसे में क्या हो रहा है, फास्ट वाला स्लो को खींच रहा है, मतलब उसको अपोज कर रहा है, उसका टेंडेंसी है स्लो चलने का, उसको भगा रहा है। वेरएस स्लो वाला जो फास्ट था उसको फास्ट भागने का, लेकिन स्लो वाला क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो अलग अलग वेलोसिटी होने की वजह से ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के मोशन को अपोज करेंगे, ठीक है। पहले अलग अलग भगाया तो प्रॉब्लम नहीं है, अभी एक दूसरे को एंगेज कर दिया मैंने, एक दूसरे के हाथ बांध दिए, तो अभी क्या हो गए, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे के मोशन को अपोज करेंगे बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी। सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट लिक्विड लेयर्स, लेयर्स भले ही अलग अलग है लेकिन है तो एक ही लिक्विड के, तो एक ही लिक्विड में अगर एक की वेलोसिटी v है, एक की v प्लस dv है, अलग अलग वेलोसिटी है, तो टॉप लेयर क्या करेगा, नीचे वाली लेयर की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेगा, और नीचे वाला क्या करेगा, ऊपर वाले की स्पीड कम करने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के मोशन को अपोज करेंगे। सो व्हेन दे विल अपोज द मोशन, अल्टीमेटली एक रेजिस्टेंस फोर्स, एक विस्कस फोर्स क्रिएट होगा, जिसको क्या बोलते हैं, विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं, जो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो विस्कोसिटी में क्या डेवलप हो रहा है बच्चे लोग, एक रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप हो रहा है। किसके बीच में रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप हो रहा है, बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड, जो क्या कर रहा है, एक दूसरे का रिलेटिव मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ऐसे विस्कस फोर्स को क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज नथिंग बट विस्कोसिटी। सो व्हेन आई से विस्कोसिटी, it is the property of the fluid in which the viscous force के बदले में रेजिस्टेंस फोर्स भी बोल सकता हूं, क्योंकि अपोजिट करता है ना। रेजिस्टेंस फोर्स इज डेवलप्ड between different layers of liquid which opposes their
रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, जिसमें क्या हो रहा है, एक विस्कस फोर्स डेवलप हो रहा है जिसको रेजिस्टेंस फोर्स भी बोलते हैं, जो किसके बीच में डेवलप हो रहा है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड में, जो क्या कर रहा है, उनका रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, विस्कोसिटी बोलते हैं। मैं फिर से समझा रहा हूँ विस्कोसिटी क्या है। लिक्विड जब हम पोर करते हैं तो उसमें क्या है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, हमको एक ही दिखता है लेकिन होते क्या है, बहुत सारे लेयर्स। जो बॉटम लेयर होता है सरफेस पे होता है, तो फ्रिक्शन भी है उसको, और उसके ऊपर बाकी लेयर्स का वेट भी है, इसलिए उसकी वेलोसिटी कम है। ऊपर का लेयर, उस पे ना किसी का वेट है ना उसके नीचे सरफेस है, तो उसको फ्रिक्शन भी नहीं, वेट भी नहीं, इसलिए उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अगर बॉटम की वेलोसिटी v है तो ऊपर की वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस डी। अब ये है सब एक ही लिक्विड का हिस्सा, अलग अलग वेलोसिटी के साथ, है ना। तो ऊपर वाले की स्पीड ज्यादा है तो वो नीचे वाले को बढ़ाने की कोशिश करेगा स्पीड, नीचे की स्पीड कम है तो ऊपर वाले की घटाने की कोशिश करेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के मोशन को अपोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंजेस है। तो ये अपोजिशन में क्या होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस फोर्स, विस्कस फोर्स, जो इनका मोशन क्या करता है, अपोज करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। अगर सारे के सारे लिक्विड लेयर सेम स्पीड से फ्लो होंगे तो फिर हम उसको विस्कोसिटी नहीं बोलेंगे। विस्कोसिटी का मतलब ये है कि सबकी वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। सही है। नाउ दिस viscous force is called as drag force और viscous drag। ठीक है, इसको viscous force को क्या बोलते हैं, drag force बोलते हैं, या फिर viscous drag बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल विस्कोसिटी का, हनी, ठीक है, देन ग्लिसरीन, ये सब विस्कस होते हैं। या फिर कोई सिरप ले लो, कप सिरप, दिस ऑल आर विस्कस। वेरस अगर मैं लाइट विस्कोसिटी की बात करूं तो वाटर, ठीक है, बहुत थिन होता है, उसमें ज्यादा विस्कोसिटी नहीं होती है, तो ये विस्कोसिटी होगी। ऑलराइट, नाउ विस्कोसिटी से ही रिलेटेड मुझे अगला टर्म पढ़ना है, जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अब मैं पहले आपको समझा दूं ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है बच्चा लोग, चेंज पर यूनिट लेंथ। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट है तो चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। यहां पे कौन सा ग्रेडियंट है, वेलोसिटी, सो इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, इट इज डिफाइंड एज द चेंज in velocity per unit length। ठीक है, तो अब यहां पे इसको समझने के लिए मैं फिर से वही दो लेयर ले रहा हूं, P और Q। P की वेलोसिटी V है तो Q की वेलोसिटी क्या है, V प्लस dV। और मैं बोल देता हूं इनका जो सेपरेशन है दैट इज dx। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, by definition velocity gradient is change in velocity upon length। change in velocity का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन लेंथ। अच्छा, फाइनल मतलब जिसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, v प्लस dv, किसकी कम है, v अपॉन लेंथ दैट इज dx, प्लस v माइनस v कैंसिल, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज dv बाय dx। तो ये मुझे मिल गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। सही है, अब इसका यूनिट क्या होगा, देखो वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड और dx इज डिस्टेंस, तो कट जाएगा, तो यूनिट इज 1 अपॉन सेकेंड दैट इज पर सेकेंड। ठीक है, 1 अपॉन सेकेंड, दिस इज द यूनिट। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है और ये विस्कोसिटी है। ठीक है, नाउ we'll talk about next, that is Newton's law of viscosity।
नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है बच्चों लोग? ये तो मुझे पता चल गया कि लिक्विड के अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं और वो लेयर्स की वेलोसिटी अलग अलग है, इसलिए उसके बीच में क्या डेवलप होता है? विस्कोसिटी डेवलप होता है, दैट इज विस्कस फोर्स डेवलप होता है। तो ये जो विस्कस फोर्स है ना, जो डेवलप हो रहा है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड क्या है? ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। सो वी नो द विस्कस फोर्स इज गोइंग टू बी डेवलप बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड, राइट? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है? जो भी विस्कस फोर्स डेवलप होने वाला है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेरी फर्स्ट थिंग, सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट। जितना सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में होगा उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विस्कस फोर्स। दूसरा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का स्टेटमेंट। सो आई एम राइटिंग इट। इट स्टेट्स दैट the viscous force developed between different layers of liquid. Viscous force developed between different layers of liquid is directly proportional to the very first surface area in contact. Remember, it is not cross section, surface area in contact. And second, directly proportional to velocity gradient, that is हमने देखा अभी dv by dx। तो ये स्टेटमेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो भी विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग, ठीक है, डेवलप होगा बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट एंड सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज डीवी बाय डीएक्स। अब जो विस्कस फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों को, तो कंबाइन करेंगे। पहले लिखते हैं विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, देन विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv by dx. If I combine this, it will become a dv by dx. Now इसका जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है ईटा a dv by dx। Here जो ईटा है बच्चा लोग, इट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईटा को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है? तो ये इक्वेशन बन गया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का। नाउ अगर मेरे को अभी विस्कोसिटी चाहिए और उसका यूनिट चाहिए तो कैसे निकालेंगे? तो पहले विस्कोसिटी के लिए इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा, क्या होगा? डिवाइड होगा। सो इट विल बी एफ अपॉन ए डीवी बाय डीएक्स। ये ईटा का इक्वेशन होता है। नाउ यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, डीवी बाई डीएक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट अभी देखा था 1/सेकेंड। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, बनेगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो ये जो एसआई यूनिट है इसका क्या है बच्चा लोग? एसआई यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका एक सीजीएस यूनिट भी होता है जिसको पॉइज बोलते हैं। सीजीएस यूनिट इज पॉइज, ठीक है? रिलेशन क्या है? जब भी पॉइज में दिया है, 1 पॉइज इज 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सही है? अच्छा, अब अगर किसी ने बोला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन करना है, तो हाउ वी विल डिफाइन? दिख रहा है ना, ये क्या है? विस्कस फोर्स डेवलप। अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज विस्कस फोर्स डेवलप, कब? जब एरिया 1 होगा और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी क्या होगा? 1 होगा, ठीक है? सिंपल सी बात है। ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डीवी बाई डीएक्स है।
नाउ इफ a इज इक्वल टू 1 एंड dv by dx इज इक्वल टू 1, देन ईटा किसको इक्वल हो जाएगा, f को। तो यही लिखना है मुझे डेफिनेशन में। तो आई विल राइट हियर, इट इज डिफाइंड एज, देखो यहां पे किसको इक्वल है, विस्कस फोर्स। इट इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स। किसके लिए, एरिया क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में इसलिए बोलूंगा पर यूनिट। विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये मेरा बन गया बच्चा लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वेरी सिंपल। विस्कोसिटी का इक्वेशन ये है, मुझे पता है, लेकिन अगर a 1 हो जाएगा, dv by dx 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ईटा किसको इक्वल हो जाएगा, f। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया एंड फॉर पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये जो है ना बच्चा लोग, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, नेक्स्ट इज योर स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ। अब ये स्टोक्स लॉ जो है ना बच्चा लोग, ये एक मेटल स्फीयर, फ्री फॉलिंग मेटल स्फीयर के लिए है, जो लिक्विड के अंदर जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने सीआईडी देखा रहेगा। सीआईडी में आपको याद है, वो जो सालूम के फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वो क्या करता था, बुलेट जो है चेक करता था किस गन से निकली है। तो क्या करता था, चेक करने के लिए बुलेट फायर करता था गन से टैंक में। तो आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि जो बुलेट है कैपेसिटी रखती है ह्यूमन बोन को आर पार करने की, ह्यूमन बॉडी को आर पार करने की, वो टैंक में फायर होते ही टैंक को आर पार क्यों नहीं करती है? टैंक में सीधा जाके वो फ्लोट होके सेटल हो जाती है और वो इजिली निकाल के वेरीफाई करता है। कभी देखा आपने, सोचा इसके बारे में? होता है ना ऐसा? तो क्यों होता है बच्चे लोग? इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये स्टोक्स लॉ देता है। ठीक है, स्टोक्स लॉ और उसके आगे का टॉपिक में हम ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले चीज स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ जो है ना, फ्री फॉलिंग मेटल स्फीयर के लिए है। तो लेट अस कंसीडर, ये टैंक है, इसमें फ्लूइड है और ये मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r। दिस इज मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r। मैं इसको क्या कर रहा हूं, फ्रीली फॉल कर रहा हूं, तो ये अंदर जाके क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, नीचे आके सेटल हो जाएगा। तो फ्लूइड के अंदर डाल रहा हूं, तो फ्लूइड के अंदर विस्कस फोर्स तो होगा ही ना, विस्कोसिटी तो होगी। तो ये विस्कोसिटी कैसे अफेक्ट करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये सब हमने देखना है। तो ये लॉ क्या बोलता है, मैं लिखता हूं। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r is falling freely into the liquid, then the viscous force developed between the liquid layer is directly proportional to, सबसे पहला
देखो मैंने क्या लिखा मैं समझाता हूँ। जो मेटल स्फीयर है ना जिसका रेडियस आर है, अगर इसको हम फ्रीली फॉल करेंगे, फ्रीली फॉल का मतलब क्या है, सिर्फ उसको ऊपर से छोड़ दिया तो अपने आप नीचे आएगा ग्रेविटी की वजह से, उसको बोलते हैं फ्रीली फॉल। ठीक है, मैं फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, खींच के मार नहीं रहा हूँ उसको, फ्रीली फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वो फ्रीली फॉल होगा लिक्विड के अंदर, तो ये लिक्विड के लेयर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्टर्ब होंगी तो इनके अंदर क्या डेवलप होगा, विस्कस फोर्स डेवलप होगा। तो इट स्टेट्स दैट व्हेन अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r is falling freely into the liquid, then the viscous force developed between the liquid layer is directly proportional to, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सबसे पहला रेडियस ऑफ द मेटल स्फीयर that is r, second it is directly proportional to coefficient of viscosity of the liquid, जो भी लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी को प्रोपोर्शनल होगा, कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड दैट इज ईटा, एंड थर्ड किस वेलोसिटी से ये मेटल स्फीयर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ the flow of the metal sphere, ठीक है, दैट इज v। ये तीन को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, सही है ना। इफ आई क्लब दिस आई विल राइट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r v ईटा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट, तो F इज इक्वल टू के आर बी ईटा, वेर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सही है। एंड स्टोक्स ने इसकी वैल्यू निकाली है एज 6 पाई, दैट इज इसको स्टोक्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, F is equal to 6 pi R B eta. This is the equation of Stokes law. सही है। अच्छा, तो मेरा वो CID वाला क्वेश्चन अधूरा रह गया। आपको शायद अभी हिंट मिल गया होगा। वो जब बुलेट फायर करते हैं तो जो लिक्विड होता है, सबसे पहली चीज तो वो वाटर नहीं होता है, वो विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, जैसे ही बुलेट उसके अंदर एंटर करती है तो विस्कस फोर्स वो क्या करने लगता है, उसको अपोज करने लगता है। वी ऑल नो विस्कस फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। तो उस बुलेट के मोशन को अपोज करेगा तो बुलेट क्या करेगी, जैसे जैसे अंदर जाएगी वैसे वैसे एनर्जी लूज करेगी, और फाइनली एनर्जी लूज करने के बाद वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे जाके सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्या है, स्टोक्स लॉ है। नाउ नेक्स्ट इज टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट इज टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है बच्चों लोग, इसको हम लोग समझते हैं। सही है, देखो टर्मिनल वेलोसिटी समझने के लिए मैं फिर से वो फ्री फॉल वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं, लेकिन इस बार इस फ्री फॉल वाले एक्सपेरिमेंट में कुछ कंडीशन अलग होगी। सबसे पहली चीज, इस फ्री फॉल वाले एक्सपेरिमेंट में वाटर जो है या लिक्विड जो है पूरा टॉप तक फिल करना है। ठीक है, कुछ भी जगह नहीं रखना है। अब ये मेटल स्फीयर अंदर आएगा, उसके लिए जगह तो है नहीं, जगह नहीं है ना, तो क्या होगा, अंदर आएगा फ्री फॉल में तो Fg नीचे एक्ट होगा, दैट इज ग्रेविटी।
लेकिन जैसे जैसे ही नीचे आएगा उसको कौन अपोज करेगा, विस्कोसिटी अपोज करेगा, तो विस्कोसिटी विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज Fv। ठीक है, फर्दर अब इसको आने के लिए जगह तो है नहीं ना, तो ये जगह बना के आएगा, तो जगह कैसे बनाएगा, वो कहावत सुनिए ना, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ तो उछलेगा ही। तो अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो जब ये मेटल स्फीयर अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, जितना उसका वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को बाहर निकालेगा, डिस्प्लेस करेगा, ऊपर फेंकेगा, दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स। इसको हम बोलेंगे अपथ्रस्ट फोर्स को Fu। ठीक है, तो बेसिकली 3 फोर्स एक्ट हो रही है। एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, सही है, दूसरा विस्कस फोर्स, और तीसरा अपथ्रस्ट फोर्स। ये अपथ्रस्ट फोर्स अगर नहीं समझा है तो मैं समझा देता हूं प्लीज। अगर मेरे पास बीकर फुल है, उसमें जगह नहीं है मेटल स्पीयर की, तो जब मैं उसको ड्रॉप करूंगा वेट की वजह से तो वो उसके अंदर चला जाएगा, सिंक कर जाएगा, लेकिन उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। और इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, जो पत्थर डालो उतना क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जो है बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया। अब अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, ये तीनों समझ में आ गया आपको। नाउ इफ आई टॉक अबाउट नेट फोर्स, द नेट फोर्स F इज गिवन बाय ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, सही है। तो कैसे जाएगा बताओ। अच्छा, मोशन कहां हो रहा है, डाउनवर्ड ही हो रहा है ना, ऊपर तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए हम कंसीडर करेंगे डाउनवर्ड इज ग्रेटर एंड अपवर्ड इज स्मॉल, सो इट विल बी माइनस Fb प्लस Fu। नाउ इन दिस डाउनवर्ड फोर्स जो है वो चेंज होने वाला नहीं, वो तो मास ऑफ द मेटल स्फीयर पे और ग्रेविटी पे डिपेंड करने वाला, लिक्विड विक्विड का लेना देना है ही नहीं, वो कांस्टेंट है। ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स भी किसी पे डिपेंड नहीं करता, जगह नहीं है, जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही वो ऊपर जाएगा। अब ये जो है ना विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स जो है ना बच्चे लोग स्पीड के हिसाब से चेंज होगा, जितना ज्यादा स्पीड रहेगा विस्कस फोर्स क्या होते जाएगा, उतना कम होते जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन। नाउ मैं लिख देता हूं यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इज कांस्टेंट, ये फोर्स क्या है, कांस्टेंट। Fu अपथ्रस्ट फोर्स, ये भी क्या है, इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो वैरी क्या होने वाला है, Fv विस्कस फोर्स विल इंक्रीज with increase in velocity। तो जैसा वेलोसिटी बढ़ेगा वैसा ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, नाउ मान लो इफ द नेट फोर्स, जो नेट फोर्स है बिकम्स 0, दैट इज F इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, अगर F 0 हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू Fg माइनस Fb प्लस Fu हो जाएगा। अब ये माइनस उधर जाएगा, प्लस बनेगा, तो आई विल से Fg इज इक्वल टू Fb प्लस Fu। जो डाउनवर्ड फोर्स जो है ये टोटल अपवर्ड फोर्स को इक्वल हो जाएगा। जब ऐसा कंडीशन होता है तब जो मेटल स्पीयर है ना उसकी वेलोसिटी ड्रॉप हो जाती है और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फिर नीचे आने लगता है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोला जाता है बच्चा लोग टर्मिनल वेलोसिटी। आफ्टर दिस कंडीशन द मेटल स्पीयर loses its velocity and its velocity becomes constant. This constant velocity is called as टर्मिनल वेलोसिटी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बच्चे लोग,
टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ये नेट फोर्स था डाउनवर्ड, क्योंकि नीचे आ रहा है मोशन नीचे, इसलिए इसको बड़ा गिना, इसको छोटा गिना। लेकिन जब ये जीरो हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा और एफ जी विल बी इक्वल टू एफ बी प्लस एफ यू हो जाएगा। इस कंडीशन पे मेटल स्फीयर की वेलोसिटी कम हो जाती है और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आने लगता है। उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। सही है। तो अब मेरे को टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन निकालना है यहां से। सो लेट, जो जो चीजें चाहिए मैं बता देता हूं। लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ मेटल स्फीयर, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ऑब्वियसली सिग्मा जो है या रो जो है वो बड़ा रहेगा सिग्मा से, मेटल की डेंसिटी ज्यादा होगी तो रो विल बी ग्रेटर देन सिग्मा। सही है। देन नेक्स्ट आर इज रेडियस ऑफ मेटल स्फीयर। ठीक है। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी सही है। नेक्स्ट v, लेट्स से इट इज टर्मिनल वेलोसिटी जो हम निकालने वाले। नाउ ये बैलेंस हो गया है। ये इक्वेशन से क्या पता चलता है? ये इक्वेशन से पता चलता है कि नीचे जो है Fg है और ऊपर जो है Fv और Fu है, दोनों इक्वल हो गए, मतलब बैलेंस है। तो मैं अभी यही चीज निकालूंगा और फिर क्या करूंगा? इक्वेट करूंगा। ठीक है। सो Fg कैसे निकाला जाता है? डाउनवर्ड फोर्स है, दैट इज m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। नाउ मास जो होता है कैसे निकालते हैं? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो मास m एज इट इज, डेंसिटी किसकी बात हो रही? कौन नीचे जा रहा है? mg, मेटल स्फीयर, जिसकी डेंसिटी क्या ली है? रो। तो डेंसिटी इज रो। अच्छा, वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम मेटल स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये m हो गया। तो Fg क्या हो जाएगा? m इंटू जी, m के जगह पे रो 4/3 पाई आर क्यूब जी। ठीक है। ये डाउनवर्ड हो गया, Fg हो गया। ठीक है। लेट इट बी इक्वेशन I। तो ये 1 हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है? अब मेरे को Fv निकालना है। ठीक है। उसके पहले अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स जो बच्चों लोग जिस फोर्स से वो नीचे गया उसी फोर्स से वो ऊपर आएगा, बस फर्क क्या है? नीचे गया वो मेटल स्फीयर था, ऊपर आया वो लिक्विड है। तो अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है ना, ये याद रखना, अपथ्रस्ट फोर्स इसी को इक्वल होता है, बस इसकी डेंसिटी चेंज होती है। नीचे गया था तो मेटल स्फीयर था इसलिए उसकी डेंसिटी, ऊपर आएगा तो लिक्विड होगा इसलिए उसकी डेंसिटी रो। रेस्ट ऑल इज गोइंग टू बी सेम। सही है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या बचा? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स भी हमको पता है। विस्कस फोर्स अभी स्टोक्स थ्योरम देखा, उसमें देखा 6 पाई आर वी ईटा, राइट? वी इज योर नाउ टर्मिनल वेलोसिटी। ये तीनों चीज मुझे पता है, तो इक्वेशन आई क्या बनेगा? देयरफॉर इक्वेशन आई बिकम्स, सब वैल्यू डाल देंगे। Fg के बदले रो 4/3 पाई आर क्यूब जी इज इक्वल टू Fv के बदले 6 पाई आर वी ईटा प्लस Fu। व्हाट इज Fu? Fu इज दिस सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब जी। अच्छा, ये प्लस है, ये उधर जाएगा, क्या बनेगा? माइनस बनेगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे? रो 4/3 पाई आर क्यूब जी माइनस, ये इधर आया, राइट? सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब जी और इधर 6 पाई आर वी ईटा। नाउ प्लीज सी हियर, 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन ले लू तो क्या बचा यहाँ पे? रो माइनस सिग्मा। हियर इट इज 6 पाई आर वी ईटा। तो क्या क्या कैंसिल होता है? देखो, एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, राइट? ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या बचा? और ये 6 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो आई विल गेट हियर 4, ठीक है, 6 3 जा 18, यहाँ पे आर स्क्वायर साथ में जी रो माइनस सिग्मा, एंड हियर ये 6 तो गया होगा, राइट? वी इंटू ईटा। मेरे को क्रिटिकल वेलोसिटी अपना टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए, तो ये भी उधर भेजूंगा। तो सबसे पहली चीज ये क्या हो जाएगा?
v चाहिए ना मुझे, v ये भी इधर आ जाएगा, तो ये 4 6 3 जा 18 r स्क्वायर g रो माइनस एटा अपॉन दिस, तो ये 2 2 जा 2 9 जा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा 2/9 और रो माइनस r अपना रो माइनस सिग्मा और ये r स्क्वायर g अपॉन एटा। दिस इज द इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखो, डाउनवर्ड फोर्स जितना होता है g उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स होता है, फर्क क्या है सिर्फ डेंसिटी का। और विस्कस फोर्स अपने स्टोक्स थ्योरम देखा है, डाल दो, इस तरफ भेजो, रीअरेंज करो, सॉल्व करो, बहुत सिंपल है। सो दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है।